अब अग्रिम शब्द था श्लोक में भाष्यम। क्या था? भाष्यम। तो भाष्यम शब्द की व्याख्या करते हैं। भाष्यम क्या है? तो कहा कात्यायन प्रणीतानां वाक्यानां विवरणम पतंजलि प्रणीतम। भाष्य का अभिप्राय है यहाँ पर आचार्य कात्यायन जी के द्वारा प्रणीत जो वाक्य हैं, उन वाक्यों को क्या कहते हैं हम? आचार्य कात्यायन जी के द्वारा प्रणीत जो वाक्य हैं उनको क्या कहते हैं? वार्तिकम। आचार्य कात्यायन जी के द्वारा प्रणीत जो वाक्य हैं वो वार्तिक वाक्य हैं। उन वाक्यों का विवरण, ठीक है, उन वाक्यों का व्याख्यान सारा का सारा जिस ग्रंथ में प्राप्त होता है उसका नाम क्या है? भाष्य। ठीक है। और अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया व्याख्या नहीं, जैसे आजकल कुछ आचार्यों ने वार्तिक अलग करके जो है वो किया हुआ है ना, वो नहीं। पतंजलि प्रणीतम, आचार्य पतंजलि जी के द्वारा विरचित जो आचार्य कात्यायन जी के वार्तिक वाक्यों का व्याख्यान है वही क्या कहलाता है? भाष्यम। स्पष्ट हुआ? भाष्य क्या है? आचार्य कात्यायन प्रणीत वाक्यानां पतंजलि प्रणीतम विवरणम। ठीक है, अर्थात वार्तिकों का व्याख्यान जिस ग्रंथ में किया गया है उसका नाम भाष्य है। अब वार्तिक किसके द्वारा रचे गए? आचार्य कात्यायन जी के द्वारा। और उनका व्याख्यान किसके द्वारा किया गया? महर्षि पतंजलि जी के द्वारा। तो आचार्य कात्यायन जी के द्वारा प्रणीत वार्तिक वाक्यों का महर्षि पतंजलि जी द्वारा किया गया जो व्याख्यान है उसी को हम क्या कहते हैं? भाष्य। आगे चलिए, अग्रिम शब्द क्या था? वित्तौ भाष्ये तथा धातु नाम पारायणादिषु। तथा शब्द है अग्रिम। तो तथा शब्द किस अर्थ में? उसको कहा तथेति समुच्चये। तथा ये शब्द समुच्चय अर्थ में है। समुच्चय माने इकट्ठा करना। वृत्ति और भाष्य, वृत्ति और भाष्य को इकट्ठा करने के लिए बीच में क्या लगा दिया? नहीं, आगे के लिए वृत्तौ भाष्ये तथा, वृत्ति में, भाष्य में और धातु नाम आदियों में। वृत्ति भाष्य के साथ किसका समुच्चय करने के लिए? धातु पारायण, नाम पारायण आदि ग्रंथों का समुच्चय करने के लिए बीच में तथा शब्द जोड़ा है। ठीक। अग्रिम चतुर्थ शब्द है हमारे श्लोक का धातु नाम पारायण आदिषु च इत्यर्थः। तथा ये शब्द समुच्चय अर्थ में है। धातु नाम पारायण आदि ग्रंथों का समुच्चय कराने के लिए ये अभिप्राय है। ठीक है, तथा का एक अर्थ कर चुके, तथा का एक अर्थ क्या कर दिया? समुच्चय। ये अब दूसरा अर्थ बता रहे, अथवा सादृश्य, या फिर ऐसे समझिए कि तथा का अर्थ है सादृश्य। यथा वृत्त्यादौ विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य सार संग्रह क्रियते। जैसे वृत्ति आदि ग्रंथों में विप्रकीर्ण तंत्र का, फैले हुए सिद्धांत का सार संग्रह काशिकाकार के द्वारा किया जा रहा है। तथा धातु नाम पारायण आदिषु इति, उसी प्रकार से धातु नाम पारायण आदि ग्रंथों में फैले हुए सिद्धांत का भी सार संग्रह किया जा रहा है। अभिप्राय तो लगभग वही हो गया, वाक्य का अभिप्राय, लेकिन व्याख्या की शैली अलग है। तथा शब्द को आप कहोगे समुच्चय अर्थ में है तो सीधे सीधे अर्थ निकलेगा कि वृत्तौ और भाष्य, वृत्ति और भाष्य का किसके साथ समुच्चय कराना चाहते हैं? धातु पारायण, नाम पारायण आदि ग्रंथों के साथ समुच्चय कराना चाहते हैं आचार्य। ठीक है। और अगर यथा शब्द को हम सादृश्य अर्थ में ले लेंगे तो फिर श्लोक का अर्थ क्या होगा? जैसे वृत्ति और भाष्य में विप्रकीर्ण तंत्र का सार संग्रह काशिका में किया जा रहा है, वैसे ही धातु पारायण ग्रंथों में, नाम पारायण ग्रंथों में और व्याकरण संबद्ध अन्य ग्रंथों में विप्रकीर्ण तंत्र का भी सार संग्रह काशिका में किया जा रहा है। ज्ञातम, व्याख्या करने में थोड़ा अंतर हो गया ना, जैसे वैसे ये अर्थ जुड़ गया वहां पे। और पहली बार जब हम तथा को समुच्चय अर्थ में ले रहे थे तब ये अर्थ नहीं था ना, बस सीधा था वृत्ति भाष्य में और धातु नाम पारायण आदि ग्रंथों में व्याकरण सिद्धांत का सार संग्रह यहाँ काशिका में किया जा रहा है। अस्तु, आगे देखें। इनको व्याख्या करनी है चतुर्थ शब्द की। अभी तो 3 शब्दों की व्याख्या हुई ना, वृत्ति क्या है बताया, भाष्य क्या है बताया और तथा शब्द
किन किन अर्थों में हो सकता है ये बता दिया। तो तथा शब्द के 2 अर्थ बता दिए ना, कौन कौन से? या तो समुच्चय अर्थ ले लीजिए या तो सादृश्य अर्थ ले लीजिए, दोनों से ही वाक्यार्थ निष्पन्न हो जाएगा। अब अग्रिम चतुर्थ शब्द है इनका धातु नाम पारायण आदिशु। तो धातु नाम पारायण आदिशु के लिए कहते हैं धातवो भूवादयः। धातुएं कौन सी हैं? तो भू आदि धातुएं हैं। नामानि प्रातिपदिकानि, और नाम क्या है? जितने भी प्रातिपदिक हैं उनको नाम कहते हैं। ठीक है, नामानि प्रातिपदिकानि, नाम प्रातिपदिक हैं सारे के सारे प्रायशः। तेषाम, अब अग्रिम शब्द क्या है? पारायणम, है ना, पारायण। तो पारायण शब्द को खोलने के लिए कहते हैं तेषाम पारम पर्यंतम निष्ठाम अयन्ते गच्छन्ति अभ्याम शास्त्राभ्याम ते धातु नाम पारायणे। एक पारायण वो भी होता है कि हम शास्त्र को पढ़ रहे हैं पूरा, उसको पारायण कहते हैं, लेकिन यहाँ पे पारायण शब्द का अर्थ अलग किया है। पारायण का अर्थ क्या कर दिया? पारम अयन्ते येन तत्पारायणम। ठीक है, पारम अयन्ते येन शास्त्रेण तत्पारायणम शास्त्रम। माने जैसे धातुओं का वर्णन करना शुरू किया आचार्य ने धातु पाठ में, अब धातुओं के पार को, धातुओं के पर्यंत को, माने धातुओं की संपूर्णता को, धातुओं की निष्ठा को, उसकी क्या सीमा है, कितनी धातुएं हैं, ऐसा पूरा अयन्ते अर्थात गच्छन्ति अर्थात जानन्ति। ठीक है, धातु तत्व के बारे में निष्ठा तक ज्ञान जिस शास्त्र के द्वारा हो जाएगा वो हो गया धातु पारायण शास्त्र अर्थात धातु पाठ। ठीक है, और ऐसे ही नाम शब्दों के पार को जिसके द्वारा, जिस शास्त्र के द्वारा जाना जाए वो हो गया नाम पारायण। तो धातु पारायण, देखो जो हम सामान्य पारायण शब्द का प्रयोग करते हैं ना, हम कहते हैं अष्टाध्यायी का पारायण कर लो, तो वहां पे पारायण एक क्रिया होती है कि उसका वाचन करते चले जाओ, ये भी प्राय होता है ना। लेकिन यहाँ पे पारायण शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त है? ग्रंथ को कहने के लिए। जैसे कल अनुशासनम बताया था ना, अनुशिष्यन्ते शब्दाः अनेन इति अनुशासनम, ऐसे ही पारायण शब्द में ये जो ल्युट प्रत्यय दिख रहा है आपको अयगतौ धातु से, किस अर्थ में है? करण अर्थ में ही है। पारम अयन्ते येन तत् पारायणम, पारायणम माने क्या हो गया? शास्त्रम। तो धातु पारायणम माने धातु शास्त्रम, तच्च किम वर्तते? धातु पाठ। और नाम पारायणम माने नाम शास्त्रम, तच्च किम शास्त्रम? गणपाठ। ज्ञातवत्यः भवत्यः? भूआदयो धातवः नामानि प्रातिपदिकानि। धातवः भूआदि, अब कहते हैं कि धातु क्या है? तो भूआदि धातुएं हैं। नामानि कानि, नाम क्या है? तो कहा जो भी सारे प्रातिपदिक हैं उनको हम नाम से, नाम शब्द से संबोधित करते हैं। तो तेषाम पारम अयन्ते, तेषाम पारम पर्यंतम निष्ठाम अयन्ते गच्छन्ति याभ्याम शास्त्राभ्याम ते धातु नाम पारायणे। इन्होंने एक साथ ही सारा लिख दिया है। अगर आप उसको सीधा सीधा करें तो पारम अयन्ते येन तत् पारायणम। ठीक है, जिसके द्वारा उस विषय के पार को पाया जाए, धातुओं के पार को जिससे पा लेते हो, अर्थात सब धातुओं के बारे में जिस ग्रंथ से जान लेते हो उस ग्रंथ का नाम हो गया धातु पारायण। इसी तरह से नामों के बारे में, प्रातिपदिकों के बारे में जिस ग्रंथ के द्वारा सब कुछ को जान लेते हो उस ग्रंथ का नाम हो गया नाम पारायणम। इतनी बात स्पष्ट हो गई? उसी को एक साथ इन्होंने लिख दिया है। धातयो भूवादयः नामानि प्रातिपदिकानि तेषां पारं पर्यन्तं निष्ठाम् अयन्ते गच्छन्ति अभ्याम शास्त्राभ्याम ते धातु नाम पारायणे। धातुओं के और नामों के पार को, पर्यंत निष्ठा को प्राप्त हुआ जाता है। गच्छन्ति माने अधिगच्छन्ति। ठीक है, उसके पार को पा लेते हैं। ठीक है, उसके पार को समझ लेते हैं जिस शास्त्र के द्वारा। ते धातु नाम पारायणे, दो है ना, चूंकि धातु पारायण और नाम पारायण, इसलिए द्विवचन कर दिया है प्रथमा का, तत्तेतानी वाला। पारायणम नपुंसकलिंग है ना, तो तत्तेतानी, इस तरह से ते शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। याभ्याम शास्त्राभ्याम, जिन शास्त्रों के द्वारा, ते धातु नाम पारायणे, वे धातु नाम पारायण ग्रंथ हैं।
अब कहते हैं पारायण शब्द प्रत्येकम अभिसंबध्यते, धातु नाम पारायण, इस इतने शब्द में ये जो पारायण शब्द है ये दोनों के साथ संबद्ध होगा। किस किस के साथ? धातु के साथ भी और नाम के साथ भी। उसी को दिखाया आगे, पारायण शब्द प्रत्येकम अभिसंबध्यते, धातु पारायणम नाम पारायणम चेति। पारायण शब्द का प्रत्येक के साथ, माने द्वंद्व समास में जो दो हैं धातु और नाम, उन दोनों के साथ पारायण शब्द का संबंध हो जाएगा। और फिर अर्थ क्या निकलेगा धातु नाम पारायण इस शब्द का? धातु पारायण और नाम पारायण। ठीक है, द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, परिभाषा याद की है ना आपने? तो यहाँ पे धातु नाम पारायण आदिशु शब्द में समास की दृष्टि से देखें तो पहले द्वंद्व समास हुआ है। क्या? धातवश्च नामानि च इति धातु नामानि, धातवश्च नामानि च इति धातु नामानि, ये द्वंद्व समास बन गया। ठीक है, पारायण शब्द की हमने अलग प्रक्रिया से सिद्धि कर ली, पारम अयन्ते येन तत् पारायणम। ठीक है, पार शब्द को उपपद में रखकर अय धातु से, अयगतौ धातु से करण अर्थ में लिट प्रत्यय करके हमने क्या बना लिया? पारायण शब्द। अब धातु नामानि शब्द को और पारायण शब्द को जोड़ना है, तो फिर क्या हो जाएगा? धातु नाम नाम पारायणम, धातु नाम पारायणम, षष्ठी समास। ठीक है, धातु नाम नाम पारायणम इति धातु नाम पारायणम, ये इतना शब्द संपन्न हो गया। अब यहाँ पे ये नियम घटेगा जो आप बोलते हो, द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। द्वंद्व समास कितना था? धातु नामानि इतना था। अब उसके अंत में हमने क्या जोड़ दिया? पारायण शब्द जोड़ दिया। तो द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम, द्वंद्व समास के अंत में सुना जाता हुआ पद प्रत्येकम अभिसंबध्यते, वो प्रत्येक के साथ जुड़ जाता है। जितने भी द्वंद्व समास में पद हैं उन सब के साथ वो जुड़ जाएगा। तो इस नियम के अनुसार धातु और नाम दो शब्द थे, कौन से समास में? द्वंद्व समास में। और पारायण शब्द हमने बाद में बोला, तो पारायण शब्द दोनों के साथ जुड़ जाएगा, धातु के साथ भी और नाम के साथ भी। आगे देखें, पारायण शब्द प्रत्येकम अभिसंबध्यते, धातु पारायणम नाम पारायणम चेति, ते आदि येषाम इति बहुव्रीहिः। ते आदि, वो धातु पारायण और नाम पारायण आदि में है जिसके, ये बहुव्रीहि कर दिया हमने। अब आदि शब्द के साथ चौथा शब्द आ गया है समास में। धातु नाम पारायण ये तो पहले ही बना लिया, लेकिन काशिकाकार का जो श्लोक है उस श्लोक में क्या शब्द लिखा है? धातु नाम पारायण आदिशु, इतना बड़ा शब्द लिखा है ना। तो सबसे पहले द्वंद्व समास किया, किसका? धातु और नाम का। फिर उन दोनों का पारायण शब्द के साथ क्या जोड़ दिया? षष्ठी समास। धातु नाम शब्द का पारायण शब्द के साथ षष्ठी समास कर दिया, और फिर आदि शब्द के साथ समास कर दिया। आदि के साथ बहुव्रीहि समास कर देंगे। धातु नाम पारायणे, इतने शब्द पे पहुंचे ना हम। पारायणम क्यों ना बोल के पारायणे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो शास्त्र हैं। ठीक है, ठीक है, धातु नाम नाम पारायणे शास्त्रे इति धातु नाम पारायणे शास्त्रे, षष्ठी समास हो गया। अब षष्ठी समास होने के बाद हमारे पास फिर से दो शब्द हैं, एक है धातु नाम पारायणे और दूसरा है आदि। इन दोनों का फिर से समास करेंगे। ये कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। धातु पारायण और नाम पारायण आदि में है जिसके, अर्थात धातु ग्रंथ, धातु पाठ और नाम पाठ आदि वाला ग्रंथ, आदि वाला अन्य कोई ग्रंथ भी हो सकता है। पारायण शब्द प्रतीकम अभिसंबध्यते, धातु पारायणम नाम पारायणम चेति, ते आदि येषामिति बहुव्रीहि। आदि शब्देन शिक्षादीनां ग्रहणम, आदि शब्द के साथ किसका ग्रहण किया जाएगा? शिक्षा आदि ग्रंथों का। विप्रकीर्णस्य, विप्रकीर्णस्य अर्थात विक्षिप्तस्य, विस्तारितस्य इत्यर्थः। विकर्ण का अर्थ क्या होता है? विप्रकीर्ण का अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह से जो फैला हुआ है, विशेषतः जो फैला हुआ है। तो उसी को आचार्य ने दूसरे शब्दों से बताया कि विप्रकीर्ण से का अर्थ है विक्षिप्तस्य, फैले हुए का, विस्तारितस्य, फैलाए गए हुए सिद्धांत का। तो तंत्रस्य, तंत्रस्य का अर्थ किया आगे व्याकरण शास्त्रस्य,
फैला हुआ जो व्याकरण शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र का सिद्धांत है। तंत्र का अर्थ शास्त्र भी होता है, तंत्र का अर्थ सिद्धांत भी होता है, दोनों यहाँ घट सकते हैं, आप कोई भी ले लीजिए। तो न्यासकार ने तंत्र का क्या अर्थ ले लिया है? शास्त्र, व्याकरण शास्त्र। तद्धि तंत्रमिव तंत्रम। अब उसको कह रहे हैं कि व्याकरण शास्त्र को तंत्र कैसे कहा आपने, व्याकरण शास्त्र के लिए तंत्र नाम क्यों आ रहा है? तो कहा कि ये उपमा से प्रयोग है। जैसे हम कहें कि आपको बहुत अच्छा पढ़ना आता है, तो हम आपके लिए प्रवीण शब्द कैसे बोल सकते हैं? प्रवीण शब्द तो उसी के लिए बोलना चाहिए ना जो प्रकृष्टः वीणायाम, जो वीणा में बजाने में बहुत कुशल है, उसके लिए प्रवीण शब्द बोलना चाहिए। आपके लिए कैसे बोल सकते हैं? आप तो पढ़ने में कुशल है ना, वीणा बजाने में थोड़े कुशल है, फिर भी आपके लिए क्या बोलते हैं? प्रवीण। तो वो उपमा से बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति वीणा बजाने में कुशल है, उसको प्रवीण बोलते हैं, तो वो वीणा वाला अर्थ तो थोड़ा सा छोड़ दिया और केवल कुशलता वाला अर्थ लेकर के क्या कर दिया? प्रवीण शब्द का आपके लिए प्रयोग कर दिया। तो वैसे ही ये कह रहे हैं कि तंत्र तो जो है वो धागे आदियों को कहते हैं, तो यहाँ पे शास्त्र को तंत्र कैसे कह दिया? तो कहा तद्धि तंत्रमिव तंत्रम। वो जो तंत्र धागे को कहते हैं, और एक ताना बाना होता है ना जो किसी वस्त्र को बुनने के लिए, तो ताना जो ऐसे वाला होता है विस्तृत, और बाना जो खड़ा होता है, ठीक है। तो कहा तद्धि तंत्रमिव तंत्रम। ये जो व्याकरण शास्त्र है ना, वो तंत्र की भांति है। जो लोक प्रसिद्ध तंत्र है, लोक व्यवहार में जिसको ताना कहा जाता है, तंत्र कहा जाता है, ये व्याकरण शास्त्र उसकी तरह है, इसलिए इसको भी क्या कह दिया? तंत्र कह दिया। तो कहते हैं कि उसके जैसा कैसे है ये? तो कहा दैर्घ्येन प्रस्तारितास्तंतवः तंत्रमिति उच्यन्ते। लोक व्यवहार में तंत्र किसको कहा जाता है? जुलाहों के यहाँ पे जो कपड़ा बुनते हैं, वहां पे ताना बाना होता है, तो ताना वहां पे, ताना अर्थात तंत्र किसको कहते हैं? जो ऐसे फैले हुए धागे होते हैं बहुत सारे। आपने देखा कभी कि नहीं? नहीं देखा कभी? आजकल तो नेट का जमाना है, देख लेना। वैसे हम लोगों ने देखा है कई स्थानों पर। तो ऐसे भी होता है और एक खड़ा हुआ होता है। आप वस्त्र में देखते हैं ना, ऐसे बुनाई होती है ना दो तरफ से, तो एक ऐसे होता है, एक धागे ऐसे लगे होते हैं, एक यंत्र होता है उनका, खड्डी भी बोलते हैं कहीं कहीं पर उसको। तो एक धागे ऐसे ऊपर लगे होते हैं, वो बाना, और ये जो ऐसे नीचे फैले होते होते हैं त्रियक रूप में, वो ताना। तो कहते हैं कि दैर्घ्येण प्रसारितास तंतवस तंत्रमिति उच्यन्ते। दीर्घ रूप से जो प्रसारित फैलाए हुए, दीर्घ रूप से जो प्रसारित फैलाए हुए तंतु होते हैं, धागे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तंत्रम। उनको तंत्र बोला जाता है लोक में। यथा तद अनेकस्य तिरश्चीनस्य तंतोर अनुग्राहकम। अब जैसे वो जो तंत्र है वो अनेक तिरश्चीन तंतु का अनुग्राहक होता है। तथा इदमपि अनेकस्य लक्ष्यस्य इति। उसी प्रकार से ये जो हमारा व्याकरण शास्त्र है वो भी अनेकस्य लक्ष्यस्य, अनेक जो लक्ष्य है अर्थात उदाहरण है, शब्द सिद्धियां हैं, उनका अनुग्राहक होता है, उनका उपकार करने वाला होता है। एतदस्य तंत्रेण साधर्म्यम। ये इसका तंत्र के साथ साधर्म्य। अब फिर से देखिए, अब फिर से ये बात हो गई कि तंत्र शब्द का भी दो अर्थों में प्रयोग हो गया। एक तंत्र जो है वो जुल्हाए का जो पूरा यंत्र होता है, खड्डी जिसमें वो धागे फंसाए जाते हैं, उसको भी तंत्र कहा। फिर उसमें जो प्रसारित तंतु है उसको भी तंत्र कहा। तो अब कह रहे हैं कि जैसे वो तंत्र रूप जो यंत्र होता है वो अनेक तंत्रों का क्या हो जाता है, अनेक प्रसारित तंतुओं का एक साथ अनुग्राहक हो जाता है। माने उसमें जैसे हम हाथ से बुने तो एक एक धागे को, जैसे ऐसे धागे हैं और ऐसे हैं, तो हमें एक एक को संबद्ध करना पड़ेगा ना। लेकिन उस यंत्र में ऐसी व्यवस्था होती है कि उसको एक बार नीचे किया, ऊपर किया, तो एक साथ ही सारे धागे आपस में मिल जाते हैं। यथा तद अनेकस्य तिरश्चीनस्य तंतोर अनुग्राहकम। जैसे जो तंत्र नामक यंत्र है, जो जुलाहे का यंत्र है, वो क्या करता है? अनेक तिरश्चीन, अनेक फैले हुए, तिरश्चीन इस तरह के उसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल जो चीजें होती हैं उसको, ठीक है।
तो जैसे तंत्र अनेक तिरश्चीन तंतुओं का अनुग्राहक हो जाता है, तथा उसी तरह से व्याकरण शास्त्र क्या कर रहा है? व्याकरण शास्त्र अनेक लक्ष्यों को सिद्ध करता है, अनेक शब्दों को सिद्ध करता है ना। अनेक, एक सूत्र बना दिया आचार्य ने कर्मण्यन, उससे कितने सारे उदाहरण सिद्ध होंगे। एक सूत्र बना दिया नूल त्रिचौ, उससे हजारों शब्द सिद्ध होंगे। ठीक है, तो शास्त्र, अब आगे आप देखोगे यहाँ पे धीरे धीरे कि शास्त्र शब्द से पूरे के पूरे सूत्रों का जो समूह है उसको भी कहा जाता है, और शास्त्र शब्द से एक एक सूत्र को भी कहा जाता है। ठीक है, शास्त्र शब्द का यहाँ आगे दोनों संदर्भों में प्रयोग होगा। पूरे व्याकरण को भी, पूरी पाणिनि अष्टाध्यायी को भी क्या कहा जाएगा? शास्त्र। और इसमें जो एक एक सूत्र है उसको भी क्या कहा जाएगा? शास्त्र। ठीक है, तो अब चूंकि ये पाणिनीय व्याकरण अनेक लक्ष्यों का, कुल मिला के समुदाय को देखें तो भी अनेक लक्ष्यों का साधक है, और इसके एक एक सूत्र को भी देखें तो लगभग अधिकांश सूत्र ऐसे हैं जो अनेक शब्दों का अनुग्रह करते हैं, अनेक शब्दों को सिद्ध करते हैं। तो इसलिए इस दृष्टि से, इस समानता की दृष्टि से इस व्याकरण शास्त्र को भी क्या कह दिया गया? तंत्रम। ठीक, फिर से देख लीजिए एक बार न्यासकार की बात को। तंत्र से व्याकरण शास्त्र से इत्यर्थः, तंत्र का अभिप्राय क्या है? व्याकरण शास्त्र, न्यासकार की दृष्टि से। तो अब कोई प्रश्न करेगा कि व्याकरण शास्त्र को तंत्र शब्द से क्यों कहते हैं? इस तंत्र शब्द का अर्थ कैसे घटेगा? ये सार्थक अनवर्थ संज्ञा है कि बस ऐसे ही रूढ़ संज्ञा है? तो कहा कि नहीं, व्याकरण शास्त्र को जो तंत्र शब्द से संबोधित कर रहे हैं हम, ये संज्ञा अनवर्थ संज्ञा है, सार्थक संज्ञा है। तो कैसे सार्थक संज्ञा हुई? तो उसको दिखाया आगे, तद्धि तंत्रमिव तंत्रम, कि व्याकरण शास्त्र भी चूंकि तंत्र के समान ही होता है इसलिए इसको तंत्र कह दिया। तो अब समानता दिखाओ, ये तंत्र के समान कैसे है? तो कहा दैर्घ्येण प्रसारितास तंतवस तंत्रमिति उच्यन्ते, कि देखो दैर्घ्य से, दीर्घ रूप से प्रसारित जो तंतु होते हैं उनको तंत्र कहा जाता है। यथा तद अनेकस्य तिरश्चीनस्य तंतोर अनुग्राहकम, जैसे वो अनेक तिरश्चीन तंतुओं का अनुग्राहक हो जाता है। तथा इदमपि अनेकस्य लक्ष्यस्य, यहाँ तिरश्चीन का अर्थ आप ऐसे खड़ा हुआ ये वाला भी कर सकते हो। जैसे वो जो ताना है वो अनेक तिरश्चीन सीधे खड़े हुए जो धागे हैं उनका क्या हो जाता है? अनुग्राहक हो जाता है, उनका एक साथ अनुग्रह करने वाला हो जाता है। तथा इदम अपि अनेकस्य लक्ष्यस्य, वैसे ही ये व्याकरण शास्त्र भी अनेक लक्ष्य का अनुग्राहक है एक साथ ही। एतद अस्य तंत्रेण साधर्म्यम, ये इस व्याकरण शास्त्र का तंत्र के साथ क्या है? साधर्म्य है। अथवा, अब दूसरा अर्थ दिखाते हैं कि अथवा तंत्र शब्द से हम व्याकरण को क्यों कहते हैं? तंत्र्यन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दानेन इति तंत्रम व्याकरणम। या फिर ऐसा कहिए कि चूंकि व्याकरण के द्वारा शब्दों का व्युत्पादन किया जाता है इसलिए व्याकरण शास्त्र को तंत्र शब्द के द्वारा कहा जाता है। अब तत्री धातु का अर्थ क्या है? तत्री गुप्त धारणे, कुटुंब धारणे। अब लेकिन यहाँ तो तंत्र देखो आगे वो लिख ही रहे हैं खुद ही, जो मैं आपको बोलना चाह रही थी वो खुद ही लिख ही रहे हैं आगे अग्रिम पंक्ति में। अब कोई जैसे ही आचार्य ने ये व्याख्या कर दी, अथवा तंत्र्यन्ते अर्थात व्युत्पाद्यन्ते शब्दानेन इति तंत्रम व्याकरणम, तो इसका मतलब आचार्य ने तत्री धातु का क्या अर्थ लगा लिया? व्युत्पाद्य, है ना, व्युत्पादन ये अर्थ लगा लिया ना। तत्री धातु का अर्थ व्युत्पादन ले लिया। अब कोई प्रश्न करेगा कि धातु पाठ में तो जो है वो तत्री धातु व्युत्पादन अर्थ में तो पढ़ी नहीं हुई, आपने तंत्र्यन्ते अर्थात व्युत्पाद्यन्ते कैसे कह दिया? ठीक है, तो उसका उत्तर अग्रिम पंक्ति में दे ही रहे हैं कि कोई कहेगा ना कि तत्री तो आचार्य ने, पाणिनि जी ने किस अर्थ में पढ़ी? कुटुंब धारणे अर्थ में पढ़ी, और आपने जो है वो आपको ऐसा बोलना चाहिए था, तंत्र्यन्ते कुटुंब धारणम क्रियते येन, और ये अर्थ तो फिर यहाँ पे व्याकरण शास्त्र के संदर्भ में घटेगा नहीं। ठीक है, तो आपने तो क्या अर्थ कर दिया? तंत्र्यन्ते अर्थात व्युत्पाद्यन्ते, ये अर्थ कैसे संभव है? तो उसको कहा कि नहीं, यद्यपि आचार्य ने तत्री धातु कुटुंब धारणे अर्थ में पढ़ी है फिर भी
अनेकार्था ही धातवो भवन्ति। पारिभाषिक में परिभाषा है ना आपकी, अनेकार्था ही धातवो भवन्ति। इस नियम के अनुसार अनेकार्थत्वात् धातूनाम, धातुओं के अनेकार्थक होने के कारण से तत्रिकुटुम्ब धारणे इत्येष धातुरत्र व्युत्पादने वर्तते। तत्रिकुटुम्ब धारणे, ये धातु यहाँ तंत्र शब्द के संदर्भ में किस अर्थ वाली हो जाएगी? व्युत्पादन अर्थ वाली हो जाएगी। दो व्याख्याएं कर दी हैं, तंत्र शब्द कैसे व्याकरण शास्त्र को कहेगा। तीसरी व्याख्या करते हैं, अथवा तंत्रम सिद्धांतः। अब अर्थ ही बदल दिया। अब दो व्याख्याओं में तो तंत्र शब्द का अर्थ क्या लिया था? व्याकरण शास्त्र। वो कैसे होगा संभव? एक बार सादृश्य से दिखाया, उपमा से, और दूसरी बार जो है वो तत्वी धातु का व्युत्पादन अर्थ लेकर के दिखाया, तंत्र्यन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाहानेन। और तीसरी बार तंत्र शब्द का अर्थ बदल दिया है, दूसरा अर्थ दिखा रहे हैं। बदल दिया नहीं माने एक शब्द के बहुत सारे अर्थ भी तो होते हैं ना, तो दूसरा अर्थ ले लिया। अथवा तंत्रम सिद्धांत, या फिर तंत्र का अर्थ यहाँ पे सिद्धांत लेना चाहिए। कैसे? इसमें क्या प्रमाण है? तंत्र शब्द का अर्थ सिद्धांत कैसे ले सकते हो? तंत्र शब्द का अर्थ शास्त्र कैसे लिया? वो तो उन्होंने दिखाई व्युत्पत्ति पहले, दोनों ही इस प्रकार से, और सादृश्य के हेतु से भी, और दूसरा जो था व्युत्पादन अर्थ ले लिया, उस तरह से भी दिखाया। अब तीसरी व्याख्या में कह रहे हैं कि तंत्र शब्द का अर्थ सिद्धांत ले लेंगे हम, तो उसमें प्रमाण मांगे कोई कि तंत्र का अर्थ सिद्धांत कहाँ होता है, अन्य कहीं भी होता है क्या? तो शब्दकोश प्रस्तुत कर दिया कि देखो अमर कोश में पढ़ा हुआ है, तंत्रम प्रधाने सिद्धांते। तंत्र शब्द प्रधान अर्थ में भी आता है और तंत्र शब्द सिद्धांत अर्थ में भी आता है। जैसे प्रधान अर्थ में कैसे होता है? जैसे कई जगह पर कहीं पे कोई काम हो, कुछ किसी को कोई बोले कि आप करो ना, आप करो ना, तो वो कहे कि वयमत्र अतंत्राः, हम यहाँ पे मुख्य नहीं है ना, ऐसे करें, जो मुख्य रूप से इसको देख रहे हैं वो करेंगे। तो वयमत्र अतंत्राः, ठीक है, वयम तंत्राः, तो तंत्र का अर्थ वहाँ क्या है? प्रधान, ठीक है। और सिद्धांत अर्थ में तो ये आपके श्लोक में आया ही है तंत्र शब्द, वही उदाहरण हो जाएगा। अब आगे सार संग्रह शब्द है, इसको हम अग्रिम कक्षा में देखेंगे। ओम शांति शांति शांति।